ओके, नेक्स्ट पार्ट इज what is uniform circular motion. Let's try to understand what is the meaning of uniform circular motion. Uniform circular motion का meaning क्या होता है कि if any object which is in a circular motion, जैसे ये object घूम रहा है circular motion में, okay, so अगर ये object circular motion में घूम रहा है तो वो क्यों घूमता है? So for example, let's say ये center है, okay, let's say center is O, और ये थ्रेड है, थ्रेड मतलब धागा है, और थ्रेड से मैंने कोई चीज़ को यहाँ बांधा है और यहाँ पर वेलोसिटी है उसकी ये डायरेक्शन में, और वो ऐसा घूम रहा है. ओके, सो ये बॉडी सर्कल में ऐसा घूम रही है. नाउ वो ऐसा क्यों घूमती है? देयर इज सम रीजन फॉर दैट. इट इज बिकॉज सिंस आई हैव अटैच्ड दिस बॉडी विद द सेंटर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. ये क्या है? थ्रेड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. देखो मेरे पास थ्रेड है और थ्रेड के साथ में ये बॉबिन है. सो लेट्स से अगर इसको मैं घुमाता हूँ तो ये कैसा घूमेगा? देख रहे हैं ऐसा घूम रहा है. तो ये ऐसा क्यों घूम रहा है? बिकॉज मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ. कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? टूवर्ड्स द सेंटर. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे इंटरनल फोर्स नहीं लगाऊंगा ऐसा तो ये ऑब्जेक्ट घूमेगा क्या? देखो छोड़ दिया, आके रुक गया. तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इंटरनल फोर्स ये थ्रेड से इस ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ, देखो ऐसा भी लगा सकते हैं सर, फोर्स लगाएंगे ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा. ठीक है, तुम घर पे टाइम पास करते रहना, घुमाते रहना. नाउ ये कैसे होता है ऐसा, और ये क्यों होता है? When we apply the force on the thread in the inward direction, that means ये थ्रेड के ऊपर कोई तो फोर्स हम लगा रहे हैं और वो फोर्स आता है towards the center of this body which is under the circular motion. अब यही सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इसलिए होता है ये क्योंकि ये वेलोसिटी में यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में. मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1 सेकेंड में गया तो यहाँ भी 1 सेकेंड, एक 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 ऐसा है. इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा. और जब इक्वल डिस्टेंसेस बॉडी कवर करती है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, तब बॉडी को बोलते हैं यूनिफॉर्म. और सर्कुलर मोशन इसलिए बिकॉज बॉडी सर्कुलर में है, मतलब सर्कुलर मोशन में है. अब सर्कुलर मोशन में बॉडी रखने के लिए हम इनवर्ड एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या होता है? अ फोर्स एग्जिस्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टूवर्ड्स इनसाइड. दैट इनसाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर? सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स उन बॉडी पे ही एक्ट होता है जो बॉडी सर्कुलर मोशन में है. अब एक थोड़े एग्जांपल्स देता हूं और लेट्स ट्राई क्या इन बॉडीज के ऊपर सर्कुलर मोशन एक्ट होता है या नहीं होता है. ठीक है, मेरा फर्स्ट एग्जांपल, सन एट द सेंटर एंड लेट्स से ये मेरा कोई प्लैनेट है. सो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. When planet is revolving around the sun, हमको पता है कि वो प्लैनेट अगर मेरा अर्थ भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये प्लैनेट मेरा अर्थ भी है, आई नो दैट ये अर्थ इस सन के अराउंड 365 डेज या 366 डेज, जहाँ एक लीप ईयर आता है तो वो 365 डेज सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व होने के लिए लेता है. ये बराबर है क्या नहीं? इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसलिए है बिकॉज वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर करता है और इसीलिए 365 डेज में घूम के वापस से अपनी जगह पर ही आता है. वो इसलिए होता है कि सन इस अर्थ के ऊपर अंदर का फोर्स लगाता है. दैट फोर्स इज माई ग्रेविटेशनल फोर्स. विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है दैट इज नथिंग एल्स बट इट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बन गया? क्योंकि बॉडी है यूसीएम में और फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? अंदर की तरफ, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स. मेरा दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये थ्रेड वाला हमने किया, ये एक एग्जाम्पल. ठीक है, अच्छा थर्ड एग्जाम्पल देख लो. लेट्स से एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखो. एटम का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है? एटम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है
न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके आजू बाजू में ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम लोग ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व होते रहते हैं, बराबर है। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स तो है विच इज अप्लाइड ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचता है। सो दिखता नहीं है लेकिन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी आगे जगह पे जाएगा तो ये इसको अंदर पुल करेगा। ये जो फोर्स अंदर एक्ट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली सेंटर में एक्ट हो रहा है और बॉडी यूसीएम में है, बॉडी यूसीएम में है और अंदर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक थ्रेड वाला हो गया, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। इज दैट क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग ही होता है सेंटर सीकिंग मतलब वो सेंटर की तरफ जाएगा, सेंटर सीकिंग फोर्स। अब इसी को अपोज करने के लिए एक दूसरा फोर्स आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज करता है, लेकिन थोड़ा डाइल्यूटेड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डेप्थ पे नॉलेज चाहिए, टाइम लगेगा समझने के लिए। एट दिस लेवल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफिकल्ट। फॉर टाइम बिंग सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लो कि व्हाट इज यूसीएम एंड व्हाट इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ग्रेड 10th। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे और थियरी करेंगे। Okay, so we'll start with a topic called as gravitation. Now, let's first understand the basic of what is this gravitation is. What is gravitation? Gravitation is nothing else but it's a phenomena. And what kind of a phenomena? Phenomena of force of attraction. Force of attraction between what? Force of attraction between two objects. फोर्स किसके बीच में एक्ट होगा? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ना, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उस फोर्स को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। नाउ व्हेन आई से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन एक्चुअली ऐसा है कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जैसे अभी डस्टर है, दो मार्कर है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ attraction होता है। क्या होता है? force of attraction. So let's say I have one such object whose mass is m1 and I have another object whose mass is m2, and let's say they both are at a distance of d from each other. कितना distance पे है? They are at a distance of d from each other. Now between these two particles we can say, or between these two bodies we can say, or between the objects there exists some force. क्या exist करता है? Some force, and that force is force of attraction. Which force? Force of attraction. So mass 1 जो है हमारा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा इनवर्ट डायरेक्शन में by m2, और m2 बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा by m1 इस तरफ। सो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो when these two bodies get attracted by some force F, एक फोर्स F, so ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। So the force existing between both of them is directly proportional to the product of their masses. What is the meaning of product? Product means multiplication. So product of their masses मतलब m1 into m2 डॉट भी लिख सकते हैं। And also this force which is existing between these two bodies is inversely proportional. ध्यान देना, वर्ड क्या चाहिए यहाँ पे हमको?
इनवर्सली चाहिए और यहां पर क्या चाहिए, डायरेक्टली। सो द फोर्स विच इज एग्जिस्टिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये दो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है और लिखना भी यही है। एक वो डायरेक्टली आएगा और एक में वर्ड आएगा इनवर्सली। ओके, सो व्हेन आई कंबाइन दीस टू स्टेटमेंट्स टुगेदर, मैं जब ये दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता हूं टुगेदर तो कैसा आएगा ये, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर, बराबर है, ऐसा आ जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हम रिमूव करते हैं, तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट वेरिएबल डालने की जरूरत होती है। क्या डालना पड़ता है, कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर अब ये F क्या हो जाएगा मेरा, F इक्वल्स टू G m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। और ये जो G है हमारा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो व्हाट डू वी कम टू नो इज दैट जब ये फोर्स एग्जिस्ट होता है तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको आता है जो के वर्ड इटसेल्फ मीन करता है कांस्टेंट, मतलब ये G की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसे ही रहने वाली है ये G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, करेक्ट है। नाउ अब ये G मुझे अगर देखना है कि इसका यूनिट क्या है तो क्या कर सकते हैं, F into d स्क्वायर, मतलब ये d स्क्वायर को यहां ले लिया और m1 into m2 यहां पे आ गया, which is equals to my G now। फोर्स तो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, तो लेट्स सी ऐसा यूनिट क्या आता है G का। न्यूटन डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। m1 क्या होता है, kg इनटू ये भी क्या होता है, kg, और इज इक्वल्स टू G। तो G का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हो गया मेरा SI यूनिट। किसका SI यूनिट हो गया, G का। और G क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये इन दो बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट वेरिएबल है एक। समझ में आ गया, ओके, कॉपी दिस। Okay, let's go to the next topic, which is Kepler's laws. Let's understand what are these Kepler's law and what are they explaining about. ये क्या बताना चाहते थे हमको, Kepler's law क्या है, okay? अगर नहीं समझ में आए तो वापस पूछना, मैं YouTube पे कमेंट में डाल दूंगा, वापस से न्यू लेसन बना दूंगा। ध्यान दीजिए लेकिन Kepler's law क्या है। Kepler was one of the scientists, और इसने एक क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्मुलेट किया था सिस्टम। किस चीज का सिस्टम फॉर्मुलेट किया था, इसने ये बताया था कि हमारा जो सन है और उसके आसपास जो ऑर्बिट है जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, इसने इनके बीच में रिलेशन बताया। किसके बीच में रिलेशन बताया, सन और ऑर्बिट्स और प्लैनेट्स, इनके बीच में रिलेशन बताया। और इन रिलेशंस को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसीलिए इसको 3 लॉज कहा जाता है। केपलर के 3 लॉ होते हैं। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो देखेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। इसी फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं हम इसी फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। नाउ लेट्स सी केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बताना चाहता है और क्या रिलेशन बताना चाहता है। केपलर ने ये बताया कि जो ऑर्बिट्स है हमारे, ये जो ऑर्बिट्स है जिसके अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, ये प्लैनेट्स हमारे एलिप्टिकल शेप के हैं। कौन से शेप के हैं, एलिप्टिकल भी बोल सकते हैं या इसको एलिप्स शेप भी बोल सकते हैं। और सन जो है, इन दोनों में से एक फोकाई पे सन रहेगा, तो इधर यहां पे सन रहेगा या यहां पे सन रहेगा। और प्लैनेट्स जो है इसी ऑर्बिट के अंदर ऐसा घूमेंगे। और ये जो प्लैनेट्स इस ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट होता है, क्या है ये ऑर्बिट। When planets revolve around the sun in this particular orbit, at that time my sun is at one of the foci. Foci plural form होता है किसका, फोकस का। अब ये फोकस क्या होता है ये शॉर्ट में बताता हूं। जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं
तो सर्कल का एक सेंटर होता है, करेक्ट? तो एक ही सेंटर होता है सर्कल का, लेकिन जब हम एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स में एक सेंटर नहीं होता है, लेकिन सेंटर जैसी दो चीजें होती है जिसको बोलते हैं फोकस। एक होगा तो फोकस, लेकिन दो है इसलिए फोकाई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट या केपलर का फर्स्ट लॉ, इसने ये बताया कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। मतलब सन एक फोकस पे रहेगा और प्लैनेट्स इलिप्टिकल फॉर्म में इस सन के इर्द गिर्द घूमेगा। समझ में आ गया? अब ये इलिप्टिकल शेप मतलब क्या होता है? जैसे अंडे का शेप होता है, अंडा शेप देखा, अंडा वो अंडे के शेप का होता है, तो वो ऐसे घूमते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, सो सेकंड लॉ क्या बोलता है इसी के अंदर? अब सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर ये इलिप्टिकल शेप में है तो, और अगर यहां पे मेरा सन है, सन इज एट दिस पॉइंट और यहां पे एक प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट यहां से तो यहां तक गया, एस से तो एस डैश तक, यहां से यहां तक प्लैनेट मूव हो गया, तो उसने कुछ यहां पर जाते वक्त एरिया स्वीप किया, इसको बोलते हैं एरिया स्वीप। क्या स्वीप किया इसने? एरिया, मतलब हम लोग बोलते हैं ना झाड़ू मारना, वैसे स्वीप किया है। तो ये प्लैनेट जब यहां से यहां तक जा रहा है कुछ टाइम में, लेट्स से कुछ टाइम में, लेट्स से वो टाइम हो गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में प्लैनेट यहां से यहां तक गया, तो उस प्लैनेट ने सन को एज अ फोकस एज्यूम करके कुछ एरिया यहां पे स्वीप किया, बराबर है? अब अगर यही प्लैनेट यहां पर गया है, ओके, और ऐसा ज्वाइन किया इसको, तो वही प्लैनेट यहां से यहां तक सेम टाइम में 2 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेगा और ये हो जाएगा उसका एरिया ऑफ अ स्वीप। अब ऐसा क्यों होता है कि सन के नजदीक जब प्लैनेट होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो यहां से यहां तक कम डिस्टेंस कवर करता है, सॉरी ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और जैसे ये दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो यहां से यहां तक जाने में वो डिस्टेंस कम कवर करता है सेम टाइम में। लेकिन जब उसका ये एरिया हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों भी एरिया इक्वल रहेगा, इसीलिए एरिया से रिलेटेड जो केपलर का सेकेंड लॉ है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ एरियाज, इक्वल एरियाज। अब केपलर ने इसको कैसे बताया है? केपलर ने इसका स्टेटमेंट ऐसे दिया है, क्या a planet revolving around the sun covers equal distances in equal interval of time। इसका मतलब ये बताना चाहता है equal interval in equal distances in equal interval of time का मतलब ये बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी से रिलेटेड आंसर दे रहा है। अच्छा, वो हो गया, तो ये एरिया सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, बराबर है, स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, दूर जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस कम कवर करेगा, लेकिन जब ये एरिया उसका मेजर करेंगे तो ये दोनों का एरिया सेम रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वल एरिया, बराबर है? सो ये सेकेंड लॉ था। ओके, थर्ड लॉ क्या कहता है यहाँ पे? केपलर का थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ स्टेटमेंट ये बताता है कि अगर ये टाइम पीरियड है, लेट्स से टाइम, टी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक प्लैनेट अगर यहां है तो यहां से घूम के सन के इर्द गिर्द वापस यहां पर आएगा, वापस यहां पे आएगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टेक्स्ट बुक में दिया है पीरियड, तो वो हम लिखेंगे पीरियड, एक्चुअली वो होता है टाइम पीरियड, मतलब वो कितना टाइम लेता है। अब एक एग्जांपल ये ले लो, ये सन है और अगर ये एस की जगह पे अर्थ होता तो इमेजिन करो वो अर्थ एक पूरा सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व होके आने में कितने दिन लेता है? 365 डेज लेता है। कितने? 365 डेज। सो अब यहां पर वो रिलेशन कैसे आता है? केपलर का थर्ड लॉ ये बताता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब ये जो टाइम पीरियड लेता है प्लैनेट, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। मीन डिस्टेंस इसलिए या एवरेज डिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये डिस्टेंस r है, ये r है, तो यहाँ पर ये r बढ़ गया, यहाँ पर और r बढ़ गया, ऐसा r बढ़ा, इन सब डिस्टेंस का मीन या एवरेज निकाला जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए इसको r को हम मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। सो केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है
the square of the time period of the revolution of a planet around the sun is directly proportional. देखो ये अभी proportional sign सीखे थे ना, तो directly proportional to the cube of the average distance, the mean distance between the planet and the sun. I hope समझ में आएगा. Numericals next class में करेंगे. Thank you.